मैं डॉक्टर सरोज तोमर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों, कल मैंने आपको न्यायपालिका के अर्थ, परिभाषा और उसके कार्यों के विषय में बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको न्यायपालिका के प्रकारों के बारे में बताऊंगी। न्यायपालिका के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों के आधार पर इसे दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा द्वितीय, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका के इन दोनों प्रकारों का विवरण इस प्रकार है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ऐसे राज्य जो किसी विशेष राजनीतिक दर्शन में आस्था रखते हैं और किसी विशेष प्रकार के राजनीतिक समाज को अपना साध्य और व्यक्ति को इस साध्य की पूर्ति का साधन मानते हैं, प्रकृति से सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं। यहाँ शासन के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, भले ही मौजूद हों, किंतु सर्वोच्च स्थान सदैव ही कार्यपालिका को प्राप्त होता है और न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका उसकी सहायक की भूमिका निभाते हैं। चाहे वे दक्षिणपंथी हो, फासिस्ट, नाजी या सैनिक अधिनायकवादी राज्य हों अथवा वामपंथी साम्यवादी अधिनायकवादी राज्य हों, न्यायपालिका सदैव ही कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है। इस प्रकार की व्यवस्था में न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य को न्यायिक औचित्यपूर्णता प्रदान करना होता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। दूसरा प्रकार है स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ऐसी व्यवस्था में न्यायपालिका कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करती है। ऐसी न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य शासन की महत्वाकांक्षाओं एवं निरंकुशता से संविधान, व्यक्ति की स्वतंत्रता में अधिकार तथा लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था की रक्षा करना होता है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए न्यायपालिका विधि के शासन व सीमित शासन के सिद्धांतों को अपनाते हुए कार्यपालिका की निरंकुश सत्ता पर सर्वाधिक नियंत्रण लगाती है। इसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वर्तमान समय में न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। इन कार्यों को न्यायपालिका तभी भलीभांति संपन्न कर सकती है जब उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विषय में जैसा कि गार्डनर ने कहा है, न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस ऊंचे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी अपना महत्व होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे पहला है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र एक सीमित और मर्यादित शासन व्यवस्था है और शासन को मर्यादित रखने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है। इसके अतिरिक्त नागरिक स्वतंत्रता एवं समानता लोकतंत्र का आधार होते हैं। इनकी रक्षा का कार्य भी स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा है न्याय की रक्षा हेतु। न्यायपालिका का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों की व्याख्या कर नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। अपने इस दायित्व का निर्वाह न्यायपालिका तभी भलीभांति कर पाएगी जबकि वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त हो तथा उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के गैर संवैधानिक कार्यों को रोकने का अधिकार हो, अन्यथा न्यायपालिका निष्पक्षता पूर्वक निर्णय नहीं कर पाएगी। तीसरा है संविधान की रक्षा के लिए। वर्तमान समय में प्राय अधिकांश राज्यों द्वारा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है और संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को दिया जाता है। अपने इस दायित्व का निर्वाह भी न्यायपालिका तभी कर सकेगी जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। अपने इस दायित्व के निर्वाह के लिए न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या करती है तथा व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसी विधियों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों को अमान्य और अवैध घोषित करती है जो संविधान के विरुद्ध हो। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्राय सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वहाँ के संविधान द्वारा नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग नागरिक तभी कर सकते हैं
जबकि किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य द्वारा उनके अधिकारों का अतिक्रमण न किया जाए तथा उनके अधिकारों के प्रयोग में कोई बाधा न पहुंचाई जाए। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का यह दायित्व होता है कि वह नागरिक अधिकारों की रक्षा करे और अपने इस दायित्व का निर्वाह भी न्यायपालिका तभी कर सकती है जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त रह सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। पहली है जनता द्वारा निर्वाचन, दूसरी व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और तीसरी है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। जनता द्वारा निर्वाचन सर्वप्रथम फ्रांस में न्यायाधीशों की जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था। वर्तमान समय में यह पद्धति स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों तथा अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में प्रचलित है, परंतु इस पद्धति में यह दोष है कि इसमें योग्य व्यक्तियों के चुने जाने की संभावनाएं कम है, क्योंकि चुनाव में व्यक्ति लोकप्रियता के आधार पर विजयी होता है, योग्यता के आधार पर नहीं। इसके अतिरिक्त निर्वाचित न्यायाधीश दलीय राजनीति और दलबंदी का शिकार होगा और निष्पक्ष होकर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएगा। इस संबंध में वेलास्की ने लिखा है कि न्यायाधीश की नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप से सबसे बुरी है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन अमेरिकी संघ में के कुछ राज्यों में, पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, किंतु इस प्रणाली में भी दोष है क्योंकि यह व्यवस्था न्यायपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बना लेती है। अतः न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्पक्ष रहकर नहीं कर सकेंगे।